दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस Q&A स्पेशल एपिसोड में। बात आज आपकी होगी, आपके सवालों की होगी। आपके सवालों के उत्तर देते देते हम आज स्टील मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। आपने कई सवाल भेजे। पहले हमने सोचा कि कुछ चुनिंदा सवाल उठाए जाएं, लेकिन कोई भी सवाल छोड़ने का दिल न हुआ। हम सबके सब सवालों के जवाब देंगे, लेकिन जो जनरल सवाल हैं उन्हें हमने क्लब कर लिया है, क्योंकि उन सभी के उत्तर एक ही हैं। पहले हम जनरल सवालों के उत्तर देंगे और उसके बाद हम स्पेसिफिक सवाल उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे कई मित्रों ने एक कॉमन सवाल पूछा है कि आने वाले कुछ महीनों में स्टील के रेट बढ़ेंगे या घटेंगे। ये सवाल कई लोगों ने पूछा है। ये सवाल पूछने वाले हैं देवेंद्र सिंह, कुलदीप चौहान, लवली चैनल, शनाबाज खान, हेमंत कुमार मंडल, राज पटोलिया, शंकर राय, केशव गर्ग, सिंपल कुकिंग, 33 किशोर माने, फरहान इमाम, अमित 0753, हेमंत कुमार द यूनिक, सुदीप शॉ, विश्वजीत नायक, करण सेठ, प्रणय सराफ, प्रेम सिंह, सुप्रीत सिंह, JN और अरूप विश्वास। दोस्तों इन सभी सवालों में आप अगले 2 महीने से लेकर 6 महीने तक का प्रोजेक्शन जानना चाहते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट करना तो काफ़ी जोखिम भरा काम है और भविष्यवाणी कोई कर भी नहीं सकता। हाँ, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन ज़रूर दे सकता हूँ। अभी पिछले महीने में हमने देखा कि स्टील के रेट, चाहे वो TMT हों या फ्लैट प्रोडक्ट्स हों, उनके रेट तकरीबन 4-4 हज़ार रुपये तक नीचे चले गए। प्रमुख कारण था लॉकडाउन से देश भर में लोकल डिमांड की कमी। लॉकडाउन की वजह से लोकल डिमांड 40 से 50% नीचे चली गई। साइकिल इंडस्ट्री में तो यह डिप 60 से 70% तक देखने को मिला। इस लोकल डिमांड में कमी के बावजूद ज़्यादातर स्टील कंपनीज एक्सपोर्ट को लेकर काफ़ी उत्साहित थीं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड और रेट काफ़ी अच्छे थे। एक्सपोर्ट ऑर्डर भी भरपूर था, लेकिन हुआ यह कि लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, ज़्यादातर सी पोर्ट्स पर भारी कंजेशन की वजह से और बढ़े हुए सी फ्रेट की वजह से कंपनी उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाई जितना उनके पास ऑर्डर था या जितना वो चाहती थी। इसका असर यह हुआ कि कंपनीज की इन्वेंट्री बढ़ने लगी तो उन्होंने इसे लोकल मार्केट में डाइवर्ट करना शुरू कर दिया, जहां डिमांड तो पहले से ही नहीं थी। यहां कंपनीज में पैनिक क्रिएट हुआ और उन्होंने रेट कम करने शुरू कर दिए। अब जब लॉकडाउन खुला तो भारत के अधिकतर हिस्सों में मानसून शुरू हो गया। मानसून के चलते जून, जुलाई, अगस्त तो वैसे भी लीन पीरियड होता है, जब डिमांड अपने निम्न स्तर पर होती है। ऊपर से पंजाब राज्य में बिजली का भारी संकट है और यहाँ 3 दिन के पावर कट के चलते इंडस्ट्री चल नहीं पा रही है और लॉकडाउन खुलने के बावजूद डिमांड उठ नहीं पा रही है। फिर भी मैं समझता हूँ कि रेट अब और नीचे नहीं जाएंगे, और थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन जैसे जैसे डिमांड इम्प्रूव होगी रेट ऊपर जाना शुरू हो सकते हैं। सितंबर महीने से लेकर दिसंबर महीने तक तो रेट एक बार फिर तेज गति से ऊपर जा सकते हैं, बशर्ते कोरोना की तीसरी लहर ना आए, और आए भी तो दूसरी लहर जितनी घातक ना हो। तो मेरे हिसाब से खरीदारी करने के लिए यह बेस्ट समय है। अगले कुछ सवालों में मेरे कुछ साथी लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि वे लोहे से जुड़ा कारोबार करना चाहते हैं। और ये हैं सूरज प्रसाद, आकाश कुमार, राहुल अवस्थी और विनय कुमार। दोस्तों, लोहे का कारोबार शुरू करने के लिए यह सबसे सही समय है। लोहे से जुड़ा हर कारोबार भारत में फ़िलहाल अगले 30 से 40 साल के लिए सेफ है। हमारी पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन फ़िलहाल सिर्फ 74 kgs है, जो दुनिया के एवरेज 225 किलोग्राम के मुकाबले काफ़ी कम है। और चीन में तो यह आंकड़ा 590 किलोग्राम तक जाता है, जिसके मुकाबले हम बहुत ही पीछे हैं। जी हाँ, स्टील इंडस्ट्री साइक्लिक जरूर है और इसमें हर 4-5 साल के बाद डिप जरूर देखने को मिलता है, लेकिन हम अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो भारत में स्टील का फ्यूचर सबसे अच्छा है। दुनिया का कोई भी देश अब स्टील इंडस्ट्री को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दे रहा है। चीन भी जहाँ है आज, वहाँ से और उत्पाद बढ़ाने का इच्छुक नहीं है। तो ऐसे में भारत ही एकमात्र ऐसा देश रह जाता है जहाँ स्टील का प्रोडक्शन और डिमांड दोनों बढ़ेंगे, और वो भी अगले कई वर्षों तक। तो आप निश्चिंत होकर भारत में लंबे समय तक लोहे का कारोबार कर सकते हैं।
और विनय कुमार जी, मटेरियल खरीदने का यही सबसे सही समय है। अगला सवाल है, सवाल नहीं है, अभिषेक जी लिखते हैं, प्लीज़ अपलोड वीडियो एवरी वीक ऑन प्राइसेस। प्रेम सिंह जी कहते हैं कि आपके एपिसोड्स का बहुत इंतज़ार रहता है, प्लीज़ पॉसिबल हो तो हर संडे को स्टील और लोहा का वीडियो बनाएं। अनूप जी कहते हैं रेगुलर स्टील वीडियोस बनाया करें, यू आर डूइंग अ गुड जॉब। अभिषेक जी, प्रेम जी, अनूप जी, आप सभी का हमारी हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल हमारे वीडियोस डेली मार्केट पर बेस्ड नहीं होते। हमारा मानना है कि डेली प्राइसेस केवल ट्रैक किए जा सकते हैं, प्रेडिक्ट नहीं किए जा सकते। और वैसे भी डेली प्राइसेस जानने के लिए और बहुत सारे सोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। हम तो केवल मार्केट में जो घट रहा है उसके बेसिस पर शॉर्ट टर्म सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं और कोई भी स्टील से जुड़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करते हैं। मैं भी चाहता हूं कि रेगुलर वीडियोस बनाऊं, लेकिन हर बार किसी न किसी कारणवश लेट हो जाता है। यहाँ मैं अपने सभी दर्शकों को भी कहना चाहता हूँ कि यह सिर्फ मेरा चैनल नहीं है, ये आप सभी का चैनल है। यदि आपके पास भी स्टील से जुड़ी कोई भी जानकारी है तो आप भी आर्टिकल्स के जरिए, वीडियोस के जरिए अपनी जानकारी हमारे तक भेज सकते हैं। हम उन्हें एज इट इज़ आप ही के नाम से शेयर करेंगे। आपका स्नेह हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। अगला सवाल है सुमित वर्मा जी का, सर आप स्टील, कोल, पोर्ट, इंफ्रा और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर भी वीडियो बनाएं। सुमित जी, और पॉइंट इज़ वेल टेकन। ये सभी क्षेत्र किसी न किसी रूप से स्टील से जुड़े हुए हैं और हम इन पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के जरिए वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। अनिर्बान डे पूछते हैं, सर स्टील ट्रेडिंग का क्या मतलब है? A trader is only a middleman. He can buy from manufacturer and sell to the end user, or he can even buy from a middleman and sell it to the another middleman. अगला सवाल है गोपाला कृष्णन जी का, प्लीज़ इन्फॉर्म अबाउट प्राइस ऑफ गैल्वनाइज्ड स्टील शीट एंड गैवोलियम शीट। गोपाला जी, गैल्वनाइज शीट के रेट सीधे सीधे हॉट रोल्ड कॉयल या कोल्ड रोल्ड कॉयल से जुड़े होते हैं। बाकी इसमें हर कंपनी का अपना प्राइस होता है, जो कि हम इंडिया मार्ट या ajo.com जैसी ट्रेडिंग वेबसाइट्स पर देख सकते हैं। इनफाइनाइट वर्ल्ड पूछते हैं, पॉल्यूशन के कारण जो चाइना में माइनिंग पर रोक लगाई गई है, वह माइनिंग शुरू होने से भारत के स्टील रेट पर प्रभाव पड़ सकता है क्या? देखिए दोस्तों, चीन स्टील मार्केट का लीडर है। वहाँ किसी को छींक भी आ जाए तो पूरे विश्व भर में प्रभाव पड़ता है और भारत इससे अछूता नहीं है। चीन में यदि माइनिंग रिस्ट्रिक्शन हटते हैं तो चीन में रेट गिरेगा, और चीन में रेट गिरा तो भारत में डेफिनेटली गिरेगा। अभय गुप्ता जी लिखते हैं, सर प्लीज़ टेल मी हाउ टू बाय पाइप डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी। अभय जी, आप जिस भी कंपनी का पाइप खरीदना चाहते हैं, हमारा सजेशन है कि आप उसकी वेबसाइट पे जाइए, उनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मेल आईडी या फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और अपनी इंक्वायरी फ्लोट कीजिए। या तो कंपनी आपको डायरेक्टली मटेरियल दे देगी या अपने किसी सर्टिफाइड डीलर से कांटेक्ट करने को कहेगी। अगला सवाल है सैफ जोया का, आगे लोहे का रेट कब तक कम होगा और कितना कम होने का अनुमान है, और स्टील प्राइस और पेट्रोल प्राइस में क्या लिंक है? सैफ जी, रेट तो फिलहाल कम ही है और आगे तो बढ़ने की ही उम्मीद है। रही बात पेट्रोल के साथ लिंकेज की, तो पेट्रोल या डीजल का रेट बढ़ने से फ्रेट पर सीधा असर पड़ता है, चाहे वो सी फ्रेट हो या रोड फ्रेट हो। और क्रूड ऑयल का रेट बढ़ने से स्टील प्रोडक्शन की लागत बढ़ जाती है। तो तेल के रेट के साथ स्टील प्राइसेस का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंकेज तो रहता ही है। भानु मेहता जी कहते हैं, स्टेनलेस स्टील की प्राइसिंग और इन्फॉर्मेशन भी शेयर किया करें, थैंक यू। भानु जी, हम स्टेनलेस स्टील की इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करेंगे।
शिवम जी कहते हैं लोहे का रेट कहाँ मॉनिटर किया जा सकता है कि प्राइस इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़? वो शिवम जी डेली मार्केट रेट्स आप हमारी वेबसाइट steelreporter.com या हमारी मोबाइल ऐप द स्टील रिपोर्टर पर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैक कर सकते हैं। और यदि आप लाइव रेट देखना चाहते हैं तो उसके लिए कई पेड सर्विसेज मौजूद हैं। वो हर 15-15 मिनट बाद पूरे दिन में रेट्स भेजती रहती हैं। कुछ एक नंबर्स मेरे पास हैं, यदि आप अपना मेल आईडी बताएंगे तो मैं आपको वो नंबर शेयर कर दूंगा। और विशाखापट्टनम स्टील प्लांट का रेट अगर आप जानना चाहते हैं तो उनकी वेबसाइट vizagsteel.com पर उनका रेट मौजूद रहता है। और यदि आपको रेट्स के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो स्टील मिंट का पेड सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। अगला सवाल है वैभव राजवंशी का, मंडी गोविंदगढ़ में एमएस पाइप की फैक्ट्री के नाम और नंबर बताएं। वैभव जी, वैसे मेरे पास ऐसा कोई स्पेसिफिक फैक्ट्री का नंबर तो नहीं है, लेकिन मैंने गूगल पर पाइप मैन्युफैक्चरर्स इन मंडी गोविंदगढ़ लिखकर सर्च किया तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट उनके कॉन्टैक्ट नंबर के साथ आ गई। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे। अगला सवाल है जहीरुल इस्लाम का, इन इंडिया वेयर वी कैन गेट चीपर टीएमटी। जो भी लोकल मंडी आपके साथ लगती है सबसे सस्ता टीएमटी आपको वहीं मिलेगा। यदि आप किसी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का टीएमटी लेते हैं, जिसे हम ब्रांडेड सरिया भी कहते हैं, तो उसका रेट लोकल टीएमटी से 3 रुपये से 5 रुपये तक महंगा पड़ेगा। हरजोत सिंह जी लिखते हैं, सर आई एम स्टडिंग डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आई वांट टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस, कैन यू प्लीज़ गाइड मी व्हाट शुड आई डू? Harjotji, it's good that you are pursuing mechanical engineering. What I would suggest is that don't be in a hurry to open your own business immediately after completing your studies. Initially, you look for a job, even if it is a very low salary. Work for at least 2 to 3 years. That will give you a fair idea about the various markets, and you will learn a lot during this period. You will gain a lot of confidence, and thereafter you can start your own business. And as I said before, that any sector that is directly or indirectly related to steel has a very good future in India. So go ahead and best of luck for your future assignments. अगला सवाल है पलश तिवारी जी का, ग्रेट टू हैव यू फॉर स्टील एंड आयरन निश, काइंडली टेल अस हाउ टू ट्रैक लाइव आयरन एंड स्टील, स्पेसिफिकली TMT prices. So while buying we can bargain with the dealer and do make a video on steel player cartels and how government is taking steps to decentralize the steel and cement company cartels. Palash ji, there are many service providers who send live steel rates including that of TMT. They send you SMS every 15 minutes or so throughout the day. You can message me in the inbox and I can provide you some of the numbers of such such service providers. And as far as your second question is concerned, I don't think that government has taken any steps to decentralize the cartels. As far as my knowledge goes, the government has given a free hand to the steel and cement companies. अंत में वरुण जी पूछते हैं, वाई यू स्विच्ड फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी लैंग्वेज, what language are you more comfortable with? Well, Varun ji, the answer to your first query is pretty simple. Hindi gives me a better viewership as compared to English, and as far as my comfort is concerned, my answer is none of the two, because I am most comfortable with Punjabi. Thank you.